अच्छा, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी वो है सम इफ़ बेसिक्स वन। और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन है बहुत आसान। बेसिकली ये क्या है, सम इफ़ को तो छोड़ें, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रीजन वाइज किसी प्रोडक्ट की सेल्स हैं, ये टोटल, अगर मैं आपसे कहूँ इसका टोटल निकालना है, तो आप कहोगे कोई मसला ही नहीं, ये तो हमने अभी देखा है कि इक्वल्स टू सम किया, टैब दबाया और पूरी रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो सम आ जाता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये ऑटोमेटिकली निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे आके आप ऑल्ट इक्वल इकट्ठा दबाएंगे और एंटर कर देंगे। ये टोटल करने का भी तरीका है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये टोटल सेल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए, ईस्ट की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, नॉर्थ की टोटल सेल कितनी है ये आप बता दें, साउथ की कितनी है ये आप बता दें। दैट मीन्स कि जब कंडीशन आ जाए कि सेल आपने सारी नहीं बतानी बल्कि किसी स्पेसिफिक रीजन की बतानी है, तो फिर इस सिचुएशन को कहते हैं हम सम इफ। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो अच्छा, अब लेकिन अगर रीजन्स हैं, ये अब मुझे नहीं पता कितने हैं, ये लग तो चार रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा हो। तो बजाय कि मैं ख़ुद से नोटिस करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करूं, हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को ही कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी करते हैं। इसको मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ। इस रेंज को मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कॉपी किया और फिर यहाँ पर कहीं आके मैंने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये जो रीजन्स मैंने पेस्ट किए हैं इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए आपकी ये ऑलरेडी सिलेक्टेड तो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा के टैब पे जाऊँगा। डेटा के टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स का एक ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया तो ये बस एक दफ़ा आपसे कंफर्म करेगा कि जिस जगह की आप डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं क्या उसकी हेडिंग का नाम रीजन्स है। हमने कहा बिल्कुल सही पहचाना, ओके कर दें। तो देखें खुद ब खुद वो कह रहा है 8 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन हो गई, ओके कर दें। बस ये रीजन वाइज हमारे पास ये यूनिक रीजन्स आ गए सारे। इसको हम होम पे जाके अगर ज़रा अरेंज करना चाहें तो आप, क्योंकि अलाइनमेंट इसकी मिडिल थी ना, तो या तो सबकी मिडिल कर लें आप या सबकी लेफ़्ट की तरफ कर लें, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम कहते हैं जी टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स तो अब निकालनी है लेकिन बाय रीजन निकालनी है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का नाम है सम इफ़। अब कंडीशन आ गई तो इक्वल्स टू सम इफ़ हम लगाएंगे। सम इफ़ की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है रेंज बताओ, क्राइटेरिया बताओ, सम रेंज बताओ। अच्छा, रेंज और सम रेंज वगैरह बताने से पहले मैं आपको जो है ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्सेल में 2 टर्म्स बड़ी कॉमन है, एक तो है सेल और एक है रेंज। याद रखें कि सेल जो है वो एक सिंगल सेल होता है, हालांकि इसके बरक्स जो है वो रेंज जो है वो पूरी कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। मतलब ज़्यादा सारे सेल अगर होंगे तो उसको हम रेंज कहते हैं, और अगर एक सेल होगा तो उसको सेल कहते हैं। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अगर कोई क्राइटेरिया या सेल या रेफरेंस का नाम यूज़ हो, या क्राइटेरिया का नाम यूज़ हो, या रेफरेंस का नाम, या फिर सेल का नाम, तो आपने हमेशा एक सेल सेलेक्ट करना। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें। और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में। इक्वल्स टू सम इफ रेंज। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया से रिलेटेड जो डेटा में जगह है वो कहाँ है। मतलब हम कह रहे हैं हमारा क्राइटेरिया तो ईस्ट है क्योंकि हमने ईस्ट की सेल निकालनी है। क्राइटेरिया का मतलब है किस चीज़ की सेल निकालनी है। रेंज का मतलब है उससे रिलेटेड डेटा कहाँ है, तो हम कहते हैं उससे रिलेटेड डेटा तो ये है। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा। वो कहता है ठीक है ये तो रीजन्स के बहुत सारा डेटा है, आपको इसमें से क्या चाहिए। हम कहते हैं हमें इसमें फ़िलहाल चाहिए ईस्ट की सेल, क्योंकि हम ईस्ट के सामने हैं तो ईस्ट की सेल चाहिए, कॉमा। सम रेंज वो कहता है
कि ठीक है मैं ईस्ट की सेल तो निकाल लूँगा, लेकिन कौन से कॉलम से निकालूँ? हम कहते हैं सम रेंज। नाम से समझ में आ रहा है वो रेंज जो ऐड करनी है आपने, मतलब जिसका सम निकालना है। तो हमने सम निकालना है इसका, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब जिस तरह हमने पहले रूल देखा था कि ड्रैगिंग में आपने देखना है अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया और सिर्फ नीचे ही नीचे ड्रैग करना है तो फिर फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए टू ए जब पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर दिया तो वो नीचे कहीं मूव नहीं होगा। हाँ, रीजन्स जो हैं वो नीचे मूव हो सकते हैं, तो नीचे मूव होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में हमें नॉर्थ की सेल चाहिए, उससे नेक्स्ट में साउथ की सेल चाहिए, उसमें वेस्ट की सेल चाहिए। तो ये हमने डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो ये सबकी सेल आ गई। सेकंड में खुद ब खुद क्राइटेरिया क्या हो गया, ये। उससे नेक्स्ट में क्या क्राइटेरिया हो गया, ये। उससे नेक्स्ट में क्या हो गया, ये। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी सिर्फ 3 ही चीज़ें दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सम इफ, रेंज का मतलब है डेटा कहाँ है, क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा कहाँ है। हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा ये रहा। वो कहता है इस डेटा में से आपको किसकी सेल चाहिए। हम कहते हैं क्राइटेरिया ये है, जिसकी सेल चाहिए वो क्राइटेरिया, कॉमा, और सेल कहाँ से चाहिए वो सम रेंज है। वो सेल सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, डबल क्लिक करके हमने ड्रैग कर दिया। और अगर वैसे टोटल निकालना हो तो ऑल्ट इक्वल तो ऑब्वियसली हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये तरीका है सम इफ़ के थ्रू सेल्स निकालने का। यहाँ तक करें, फिर मैं आपको एक मेथड 2 बताऊँगा। एरी का डेटा और उसमें से किसका सम चाहिए और कहाँ से सम चाहिए, तो ये हमने निकाल लिया। ये है टोटल सेल्स का मेथड 1। मेथड 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। एक सेल्स निकालने का मेथड 2 भी है। मैं कहता हूँ जी सेल्स टोटल मेथड 2। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं इक्वल्स टू सम इफ, बिल्कुल वैसी का वैसी, रेंज भी वैसी है, कॉमा। क्राइटेरिया में हम कहते हैं यार ये सारा ही क्राइटेरिया, ये सारा क्राइटेरिया है, वो सारा रेंज है और ये सारा सम रेंज है। ज़रा एंटर करके देखते हैं कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ज़बरदस्त काम हो गया कि दैट मीन्स कि जब आप पूरा क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर देते हो तो तब भी ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप करंटली किस क्राइटेरिया के सामने हो। जिस क्राइटेरिया के सामने हो उसी का टोटल कर देगा। तो ज़बरदस्त काम हो गया। तो ये देखिए ये दोनों के उससे इक्वल ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो ऑल्ट इक्वल किया, मैंने सम निकाल लिया। तो इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हैं। ये भी ज़रा ट्राई कर लें, उसके बाद हम मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये टोटल तो हमने निकाल लिया और हमें पता है कि 352 जो है वो टोटल सेल है। कैसे टोटल सेल है कि ईस्ट रीजन की पहली सेल है 3 की, फिर 92 की, फिर 257 की, वट और इस तरीके से ये टोटल सेल बन गई। लेकिन ये नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कितनी है, 1 2 3, ठीक है। अगर हमें रीजन वाइज ट्रांजैक्शन बाय फॉर्मूला निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी है तो कैसे निकालेंगे। तो जिस तरह यहाँ पर सम इफ़ लगा है, इसी तरीके से अगर हम रीजन्स यहाँ पर कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें, बल्कि और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, और हम कहते हैं जी काउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय रीजन। काउंट में भी 2 मेथड्स हैं, मेथड 1 और काउंट मेथड 2। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टोटल ट्रांजैक्शंस को काउंट करो तो आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं, आप कहेंगे इक्वल्स टू काउंट, और ये सबको मैंने काउंट कर लिया तो आप कहेंगे ये 12 ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यही कहूँ, बल्कि मैं निकाल देता हूँ, ठीक है चलें ऐसे ही सही है, ये 12 ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि रीजन वाइज बताएं कि हर
ट्रांजेक्शन की नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कितनी है, ईस्ट में कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन है, तो आप कहोगे ये फिर कंडीशन आ गई अगेन। जिस तरह सम इफ़ था, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, काउंट इफ़। काउंट इफ़ हमने पहले भी देखा हुआ है, आपको याद होगा कि हमने मार्कशीट में देखा था कि इस पूरी ग्रेड्स में से ए कितनों के हैं, बी कितनों के हैं, सी कितनों के, तो ये हमने देखा था। काउंट इफ़ एब्सेंट कितने हैं, ये भी हमने देखा था। काउंट इफ़ में क्या होता है, काउंट इफ़ में एक्चुअली ये सम इफ़ जैसा ही है, लेकिन सम रेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वैसी है। डेटा बताओ, डेटा में से क्राइटेरिया बताओ, सम रेंज नहीं बतानी, बस बाकी तीसरा क्राइटेरिया नहीं है, बाकी पूरा सम इफ़ है ये। रेंज का मतलब क्या है, क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा। डेटा तो यहाँ पर होता है हमेशा पीछे वाले टेबल में। ये पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट किया और हमने कहा इसमें से ये बताओ कि ईस्ट कितने हैं, 3 है। इसी को हमने ड्रैग कर दिया, ये आ गया। और इसका भी मेथड 2 वही है जिस तरह सम इफ़ का निकाला था। हमने कहा इक्वल्स टू काउंट इफ़, रेंज में हमने कहा पूरा डेटा के कॉलम, और क्राइटेरिया में हमने कहा पूरा क्राइटेरिया का कॉलम। एंटर किया तो इसमें भी सेम आंसर आ रहा है। तो ये दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ का टोटल देखना चाहें तो सम कर दें, यहाँ का टोटल देखना चाहें तो सम कर दें। तो इस तरीके से हम ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक भी आपने करना है, और फिर मैं आपको एक टेस्ट असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट्स का भी निकालना है। जिस तरह हमने रीजन्स का निकाला हुआ है ना, उसी तरीके से आपने प्रोडक्ट की सेल्स निकालनी है, और मेथड 1 से भी मेथड 2 से भी। इसी तरह प्रोडक्ट की काउंट मेथड 1 से भी निकालना है, 2 से भी निकालना है। तो ये मैं करवाऊँगा नहीं, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट में मैं बस आंसर्स आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये रीजन वाइज सेल हमने निकाली थी और काउंट भी निकाल लिया था। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे इसी पे, तो मैंने प्रोडक्ट वाइज भी सारा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया हुआ है आपके लिए कि किस किस 2 तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं। होपफुली आपने खुद ही निकाल लिया होगा। तो उसके बाद जो है हम एक तीसरा क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं इससे थोड़ा सा नीचे। अगर मुझे रीजन वाइज प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए इकट्ठी, मतलब हर रीजन में, ईस्ट रीजन में गेम्स की कितनी सेल है, स्पोर्ट्स की कितनी सेल है, टॉयज़ की कितनी सेल है, ऐसे चाहिए। या फिर मैं प्रोडक्ट्स ऐसे ले लूँ और रीजन्स ऐसे ले लूँ। तो इस तरीके से कोई सेल की समरी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 2 डायमेंशनल सेल समरी चाहिए, ठीक है। 2 डायमेंशनल डाटा को बनाने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, ये सारे रीजन्स मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आके ज़रा यहाँ पर समरी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इसको, वही तरीका है। फिर डाटा में गए, रिमूव डुप्लीकेट्स में गए, मैं रीजन्स को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये देखें, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ, और इससे नीचे फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ। इसमें भी मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स करना है डाटा में जाके। तो देखें, ये इसकी भी रिमूव डुप्लीकेट्स हो गई, ठीक है। लेकिन ये डाटा मैंने बेसिकली ये लिखा हुआ ऐसे है, वर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखना है। तो दैट मीन्स कि मैंने इसको इन्वर्स करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन होता है। हम सब रेंजेस को या सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C दबा के मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इधर से पेस्ट करना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और ट्रांसपोज पे चेक कर दूँगा। मैंने क्या किया, दोबारा से दिखाता हूँ एक दफ़ा। कंट्रोल C किया पहले, इसको यहाँ से राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे डायरेक्टली क्लिक कर देना आपने, और ट्रांसपोज पे मैंने चेक करके ओके किया। ये देखें, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद मैं बेसिक ये डिलीट भी कर दूँ तो कोई टेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें जो निकालना है वो 2 डायमेंशनल सेल निकालनी है,
ठीक है, 2 डायमेंशनल सेल। अच्छा, लेकिन अगर हमने डेटा यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसके नीचे रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें रेंज खुद भी तो शामिल है, तो एरर आ सकते हैं। तो आपने हमेशा जहाँ पर भी फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, वो उस जगह से हट के होनी चाहिए जहाँ पर डेटा है, डेटा के नीचे नहीं होनी चाहिए वो जगह। तो मैं इस सारी रेंज को सिलेक्ट करके कट करता हूँ और इसको भी इसके नीचे ही ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकालना है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो अब हमने क्या निकालना है, हमने ईस्ट वाइज सेल नहीं निकालनी, ना गेम्स वाइज सेल निकालनी है, सिर्फ हमने तो निकालना है कि ईस्ट में गेम्स की सेल कितनी है। दैट मीन्स कि कंडीशन तो है, लेकिन कितनी कंडीशंस हैं, एक या दो? दो कंडीशंस हैं। हमने निकालना है कि ईस्ट में गेम्स की कितनी सेल है। तो ये ज़रा सी चीज़ है डिफरेंट, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें बेसिकली लगेगा सम इफ़ होता है सिंगल क्राइटेरिया के लिए, एक और ऑप्शन है सम इफ्स की। जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो इफ्स लग जाता है, ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि जिसको सम इफ़ आता है ना, उसको सम इफ्स भी आता है, बस सिर्फ सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। सम इफ़ वाले फॉर्मूले में जो चीज़ें वो एंड में पूछता है, हो सकता है ये शुरू में पूछ ले। तो जिस तरह यहाँ पर ये देखें, ये पूछ रहा है सम रेंज, कह रहा है कि इन सबको जो करना है वो तो बात की बात है, सबसे पहले बता दो कि ऐड किसको करोगे फिर फाइनली। हम कहते हैं ऐड तो फाइनली इस कॉलम को करना है हमने, ये सम रेंज है, ठीक है। कॉमा, वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 1 बता दो, क्राइटेरिया रेंज 1। अब लिखा हुआ है क्राइटेरिया की रेंज, मतलब अगर क्राइटेरिया 1 ये है तो उसकी रेंज 1 कहाँ है, ये रीजन्स। रेंज का मतलब हमेशा ज़्यादा सारे सेल, डेटा वाले सेल। हमने कहा ये रेंज है, वो कहता है अच्छा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है, इसमें तो बहुत सारे रीजन्स हैं। हम कहते हैं इसमें से ये निकालो, ठीक है। वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कॉमा लगाया मैंने। अब कह रहे हैं रेंज 2 क्या है, तो मैं रेंज 2 कहता हूँ जी क्राइटेरिया 2 ये है, तो उसकी रेंज कहाँ है, ये। और उसमें से हमें क्या चाहिए, इस पूरी रेंज में से हमें गेम्स की सेल चाहिए। तो ये देखिए, ये मल्टीपल हमने कर लिया, और उसके बाद मज़ीद तो नहीं ना है क्राइटेरिया रेंज 3, उसके बाद हमने कर दिया एंटर। तो ये बड़ी आसानी से इसने निकाल दिया कि जी ईस्ट में गेम्स की सेल इतनी है। अब जब बाकी सब में आपने ड्रैग करना है तो वहाँ आएगा थोड़ा सा काम। वहाँ थोड़ा सा काम क्या आएगा कि अब डेटा सिर्फ एक डायमेंशन में नीचे ही नीचे ड्रैग नहीं होना, अब 2 डायमेंशनल ड्रैग होना है। मतलब यहाँ से आगे की तरफ भी ड्रैग होना है, यहाँ से नीचे की तरफ भी ड्रैग होना है। तो अब हमें चीज़ें 2 डायमेंशंस में रख के सोचनी पड़ेंगी। सम रेंज पहले हम क्या करते थे, पहले हम फिक्स ही नहीं करते थे, हम कहते थे यार नीचे ही नीचे जाना है, तो नीचे तो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर लिया। हाँ, लेकिन आगे तो आ सकता है ना, सी से डी तो हो सकता है। लेकिन तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये रिजल्ट्स नहीं देगा, इसलिए क्योंकि सम रेंज अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाता है और बाकी सारे भी अपनी जगह छोड़ के आगे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको जब मैंने आगे की तरफ भी ड्रैग करना है तो मुझे सी जो सम रेंज है इसको भी फिक्स करना पड़ेगा F4 दबा के, ठीक है। क्योंकि नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन आगे जा रही होगी तो आगे नहीं जानी चाहिए। बेसिकली हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि एक सेल का फॉर्मूला सब जगहों पे लग जाए। मज़ा तो तब है ना, अगर आप हर जगह बार बार फॉर्मूलाज लगा रहे हो तो फिर तो एक्सेल आपको यूज़ करना ही नहीं आ रहा। हमने तो ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो हर जगह चले, राइट की तरफ भी ड्रैग करें, डाउनवर्ड ड्रैग करें, एक ही फॉर्मूला सब पे काम कर जाए। तो अब देखिए, हमने सम रेंज में इसको फिक्स कर दिया। हर चीज़ को जो है ना आपने 2 डायमेंशंस में सोचना है। अब हम कहते हैं कि यार अगर इस सेल के रिजल्ट को नीचे ड्रैग किया जाए तो ए अपनी जगह छोड़ के नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि पूरा ही ए सिलेक्ट है, लेकिन क्या आगे बी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स आपको सिलेक्ट करके
F4 दबा देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज, पहले रेंजेस सारी फिक्स कर लेते हैं। रेंज 2, इसका भी यही है कि ये नीचे तो जाएगा, नीचे तो नहीं जा सकता लेकिन आगे तो आ सकता है, आगे नहीं आना चाहिए, तो F4 दबा के इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। अच्छा, अब ये सारी रेंजेस फिक्स हो गई। अगर हम अब ये देखें कि देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये ईस्ट है, नीचे किसका रिजल्ट निकालना है, नॉर्थ का, किस चीज़ का टोटल, गेम्स का, मतलब यहाँ पर ईस्ट की गेम की सेल बतानी है, यहाँ पर नॉर्थ की गेम्स की सेल बतानी है। दैट मीन्स कि ये तो चेंज हो रहा है लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा अपनी जगह। तो जब मैं इसी रिज़ल्ट को इधर से नीचे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ इसका क्राइटेरिया बदलना चाहिए, इसका क्राइटेरिया नीचे नहीं आना चाहिए। तो जब हम कहेंगे कि कोई क्राइटेरिया नीचे आना चाहिए तो हमारी नज़र फ़ौरन यहाँ जानी चाहिए कि जाना चाहिए, तो मतलब क्या बदलना चाहिए, ये 18 और 19 में है रो नंबर्स बदलने चाहिए। तो दैट मीन्स कि रो के पीछे आपने कभी भी डॉलर नहीं लगाना जब फिक्स नहीं करना है उसको। हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि जब आगे ड्रैग करें तो ये अपनी जगह छोड़ के आगे ना आए, क्योंकि जब आगे जाएंगे तो ये स्पोर्ट्स का रिजल्ट तो चाहिए लेकिन ईस्ट का ही चाहिए, आगे नहीं आए। तो हम कहते हैं जी कॉलम इसका हो जाएगा फिक्स। ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये मैं आपको बार बार जो है ना ये चीज़ें आएंगी और मैं आपको जितना समझ में आ रहा है आप वो समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी आसान कुछ तरीके बताऊंगा और बहुत सारे टेस्ट असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिक्सिंग वगैरह कैसे करनी है। तो बड़ी आप तसल्ली से सुने, कोई मसला नहीं है, आपके पास वीडियो तो है ना, बार बार प्ले भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप उसको दूसरी असाइनमेंट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एज सच ये कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मुश्किल लग रही है लेकिन ये पक्की हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, हम कहते हैं नीचे आए और आगे ना जाए। तो जो चीज़ हम कहते हैं ना बदले, F से G में ना जाए, आगे ना जाए, सॉरी, हम कहते हैं इस जगह से आगे ना जाए, तो दैट मीन्स कि कॉलम ना बदल सके और रो बदल सके। तो F18 को हमने फ्री रहने दिया और डॉलर सिर्फ इसके साथ लगाया, वरना तो हम अभी तक सिर्फ क्या करते थे, पूरा सेल पकड़ के F4 दबा देते थे। लेकिन आपने गौर किया कि डॉलर दोनों के साथ लग जाते हैं उसमें, तो हमें डॉलर दोनों के साथ नहीं लगाना, किसी एक के साथ लगाना है। अच्छा, ठीक इसी तरीके से इसमें क्या होगा, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है और टॉयज़ है। अभी तक ये चीज़ सही हो गई कि हम कहते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक होगा कि अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नॉर्थ के गेम्स का टोटल बताएगा। लेकिन होगा क्या, लेकिन G17 सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो जैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे ये गेम्स छोड़ के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसका क्या नहीं बदलना चाहिए, इसका उल्टा हिसाब है, इसकी रो नहीं बदलनी चाहिए और इसका कॉलम अगले में जाए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ गेम्स की सेल चाहिए लेकिन अगले में तो स्पोर्ट्स की चाहिए ना। तो हमने इसको करने के बाद एंटर किया। अब ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, ये देखें, नॉर्थ का गेम्स का टोटल, साउथ का गेम्स का टोटल, और इसी चीज़ को मैं बल्कि ये डिलीट करके दोनों डायमेंशंस में अगर ड्रैग करना है तो आप पहले सेल का रिजल्ट पहले आगे की तरफ ड्रैग करें और फिर यहाँ पर आके डबल क्लिक करके डाउनवर्ड भी ड्रैग कर दें। तो देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है नॉर्थ का स्पोर्ट्स का टोटल, फिर यहाँ पर आपका आ रहा है वेस्ट का टॉयज़ का टोटल। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। तो इसको कहते हैं मिक्स ऑफ सम इफ्स विद मिक्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसेस। जिसमें एब्सोल्यूट का मतलब है डॉलर, एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड, जिस चीज़ को फिक्स करना है आपने, और रिलेटिव का मतलब है फ्री टू मूव।
तो ये असाइनमेंट एक प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ में आया ना, कि सम इफ़ का तो ऑब्वियसली समझ में मेरा ख्याल है आ ही गया होगा। ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने नेक्स्ट वीडियो में दी है, आप उसको अगर फॉलो कर लें तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख लें और फिर दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो ये करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का मिक्स हमने बेसिकली समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस का पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट हमने कंपाइल की हुई है, वो बेसिकली आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ये न्यू शीट को प्लस दबा के इंसर्ट करते हैं हम, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेबल मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, सिंपल सा काम है। वो करना क्या है, हमने हमने बनाना है 2 का टेबल। बल्कि 1 से लेके हमने 10 तक का टेबल बनाना है सारा। तो हमने 1 यहाँ पर लिखा, 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब हम अगर 1 को ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये सब जगह 1 1 लिखा आ गया, लेकिन मुझे चाहिए था 1 से 10 तक। तो इसको फिल सीरीज़ करेंगे ना, तो ये 1 से 10 तक आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आपने एक सेल में 1 लिखा, एक में 2 लिखा, और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि लिखा हुआ भी आ रहा होता है सामने। ये देखें, ये 10 है, ये 9 है, तो ये लिखा आ रहा है। तो ये 1 से लेकर 10 तक बाहर आपने जिस तरह से भी चाहें आप लिख लें। मेरी आदत ये है कि मैं 1 सिर्फ लिखता हूँ और ड्रैग करके यहाँ से जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये ऑटो फिल ऑप्शंस आती हैं, यहाँ से आके फिल सीरीज़ कर लें तो ये आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा 9 और 10 ये रहता था, तो 8 से कंटिन्यू मैंने किया, फिल सीरीज़ कर लिया। तो बेसिकली ये हमारा टेबल 2 डायमेंशनल हमें सम करना है, 2 डायमेंशनल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि अगर हम सिर्फ 1 1 ज़ा बताएं तो वो 1 2 ज़ा भी निकाल सके, 1 3 ज़ा भी निकाल सके, 3 2 ज़ा भी निकाल सके, 3 3 ज़ा भी निकाल सके। हमने इस तरीके से टेबल डिफाइन करना है कि 2 वे मल्टीप्लिकेशन होती रहे। इक्वल्स टू सिंपल सा वो है। आपने पहला टेबल कैसे बनाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1। अब क्या होना चाहिए, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि हम कह रहे हैं कि यार 1 अपनी जगह पे रह रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम अगले में ड्रैग करते हैं तो सिर्फ ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था, ये अपनी जगह पे ही रहना चाहिए था, और ये इससे मल्टीप्लाई होके आना चाहिए था, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि बल्कि 1 का टेबल निकाल ही देते हैं, 2 से शुरू करते हैं। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब है 2 अगर हम आगे भी ड्रैग करते जाएंगे तो ये 2 अपनी जगह पे ही रहना चाहिए सिलेक्शन, और ये चीज़ें अपनी जगह से मूव होके अगले अगले में सिलेक्ट होती जाए। तो आप बताएं क्या फ़िक्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं आगे नहीं आना चाहिए और नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये 3 का टेबल बनाएगा, फिर 4 का टेबल बनाएगा। तो इसमें A और 2 दो रेफरेंस हैं। एक सेल के 2 रेफरेंसेस होते हैं, एक कॉलम रेफरेंस, एक रो रेफरेंस। हम कहते हैं इसको नीचे तो जाए, दैट मीन्स क्या बदले, रो बदले, लेकिन आगे ना आए, मतलब क्या ना बदले, कॉलम ना बदले। तो हम इसमें करेंगे डॉलर से सिर्फ कॉलम फिक्स, कि अपनी जगह से नहीं आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब 2 1 ज़ा 2 है, 2 2 ज़ा 4, अगले में जाए ना, तभी तो 2 2 ज़ा 4 होगा, फिर 2 3 ज़ा 6। दैट मीन्स कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली
आगे तो आता जा रहा है, जब भी मैं आगे ड्रैग करता जाऊंगा इस रिज़ल्ट को, इस सेल को, तो आगे तो आता जाएगा ये, लेकिन अपनी जगह छोड़ के कभी भी नीचे ना आए। तो दैट मीन्स क्या बदले, बी से सी डी ई में तो जाए, दैट मीन्स कॉलम बदले, कॉलम के साथ डॉलर नहीं लगाना, लेकिन नीचे ना आए। इसका मतलब है वन रो जो है वो कभी भी टू ना हो सके, ये नीचे ना आ सके। तो हम कहते हैं डॉलर फिर वन के पीछे लगाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे डॉलर लगा दिया वो चीज़ फिक्स हो गई। एक दफ़ा आपने अगर ये चीज़ डेवलप करना सीख ली तो आपने इसी को राइट की तरफ ड्रैग किया, डबल क्लिक करके इसी को डाउनवर्ड ड्रैग किया, तो देखें कैसा ज़बरदस्त काम हो गया। 5 4 20 खुद ब खुद कह रहा है कि ये सिर्फ इस डायमेंशन में चलता रहेगा, ये आगे नहीं आ सकता, और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, ये नीचे नहीं आ सकता। दैट मीन्स एक्चुअली ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा, और ये अपनी इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा। इसके दरमियान, ये इसके दरमियान चल रहा है, इस लाइन के दरमियान, और ये सिर्फ इस लाइन के दरमियान चल रहा है। कहीं पर भी ये इससे बाहर नहीं आ सकते। ये सारा कमाल है सिर्फ फिक्सिंग का। तो ये आपने बड़े गौर से एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी भी दफ़ा देखें, इसको हम अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं, और फिर दोबारा से आप अप्लाई करके ख़ुद से देखें सम इफ़ बेसिक्स में। अगर हो जाती है तो ठीक, वरना मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, वो भी खैर फिक्सिंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस ने तो आपकी जान छोड़नी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आसानी का तरीका बताऊंगा। पहले आप क्या करेंगे, ये पूरा टेबल मल्टीप्लिकेशन सीखें, और फिर ये दोबारा से इसको ऐसे डिलीट करके दोबारा से अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो यहाँ तक पहले करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस की हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ टेबल मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, उसको हम दोबारा से अब अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। मतलब टेबल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस का भी क्लियर हुआ है, प्लस मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, बल्कि कंट्रोल जी करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब मैं सम इफ्स लगाता हूँ तो ये ज़्यादा मुश्किल देखने में इसलिए लग रहा होता है कि जी क्राइटेरिया रेंज को फिक्स करने का भी चक्कर है, और इसको भी रेंज को फिक्स करना है, तमाम रेंजेस को भी फिक्स करना है और सेल्स को भी फिक्स करना है। तो फिक्सिंग बड़ी मुश्किल और बड़ी लंबी लगती है, और साथ में फॉर्मूला भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसको आसान बनाने का एक तरीका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, हम जब सम इफ्स लगा भी रहे होते हैं तो उसमें एक मसला आता है कि हम यहीं पर रह के नहीं लगा सकते, हमें हमेशा डेटा सिलेक्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, उसका रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है, और इस तरीके से डेटा हमारा सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको डेटा का नाम देना पड़ेगा। इस पूरे सेल को या इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करके नाम दे सकता हूँ रीजन का। हमें पता है कि होम पे जाके आप रीजन्स यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और एंटर करेंगे तो ये नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी सारे रेंजेस हैं, अभी तो 3 है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, तो अगर 30 के 30 कॉलम को मैंने नाम देना है तो मैं ऑटोमेटिकली भी दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल। आपने क्या करना है, इंक्लूडिंग हेडिंग सारे डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट देन डाउन। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। फिर हम गए फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में एक ऑप्शन है कि क्रिएट करो नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। वो कहता है सिलेक्शन कौन सा, मतलब पूरी रेंज का जो नाम रखना है वो कौन सा रखना है, लेफ़्ट कॉलम वाला या टॉप रो वाला। हम कहते हैं लेफ़्ट कॉलम नहीं, अनचेक कर दिए इसको, सिर्फ टॉप रो वाला नाम पूरे रेंज का दे दे। ओके करें तो आप देखें खुद ब खुद इसके 3 नाम आ गए। प्रोडक्ट ये पूरी है, सेल्स ये पूरी है, और रीजन्स ये पूरे, ऑटोमेटिकली नाम हो गया। अब हमारे लिए कोई मसला ही नहीं कि हम जब सम इफ्स लगाएंगे तो 2 मसले हमारे हल हो जाएंगे। पहले ही, एक तो रेंज का नाम दे दिया, तो रेंज का नाम जब दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है,
और दूसरा हमें पीछे जाके डेटा सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। देख लेते हैं कैसे। सम इफ्स सम रेंज, सम रेंज की कॉलम का नाम क्या है? सेल्स। तो हम कहते हैं सेल्स। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने सेल्स सिलेक्ट कर ली है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, इसकी रेंज का नाम क्या है? इसकी हेडिंग का नाम भी रीजन्स ही था ना, तो हम कहते हैं इस तमाम रीजन्स में से वो रीजन्स खुद ही सिलेक्ट हो गए होंगे। ये देखें सिलेक्टेड नज़र आ रहे हैं ना। इसमें से हमें क्या चाहिए? ये वाला क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है? हम कहते हैं जी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में से क्या चाहिए? ये वाला क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि अब देखें दिखने में भी कितना आसान लग रहा है फॉर्मूला। अब ऐसा लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। सेल्स है, सेल्स में से रीजन का ये चाहिए और प्रोडक्ट का ये चाहिए। अब ये जो 3 हमने रेंजेस सिलेक्ट किए हैं, इसको फिक्स करने का तो इशू है ही नहीं। अब इसको तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ का नाम आपने दे दिया उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसका नाम हमने नहीं दिया। इसका नाम हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तो नीचे मूव होने, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं जनाब, इसमें क्या फ़िक्स होगा? इसको आगे नहीं आना चाहिए, मतलब कॉलम नहीं बदलना चाहिए और रोज़ बदलनी चाहिए। नीचे आना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए। तो क्या बदलना चाहिए? 18 से 19 होना चाहिए। 18 के साथ तो डॉलर किसी सूरत नहीं लगाना आपने, हमने लगाना है F के साथ, ताकि F से G में ना आ सके। और इसने आगे जाना है, G से H में तो जाना है, तो ये तो नहीं लगाना। लेकिन 17 से 18 में ना आ सके, मतलब ये नीचे अपनी जगह छोड़ के ऐसे ना आ सके, तो हम कहते हैं इसमें ये फिक्स होगा। तो अब कोई मसला ही नहीं लग रहा। हमने इसको ड्रैग करके आगे की तरफ ड्रैग किया और डबल क्लिक करके डाउनवर्ड ड्रैग कर लिया। तो ये नेम रेंज के हिसाब से सम इफ्स लगाने का क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करके ये तरीका है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये ट्राई करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब सेल्स, ये बेसिकली बड़ा आसान तरीका था सम इफ्स लगाने का, जिसमें हमने सेल्स का भी नाम दे दिया था, रीजन्स का भी, मतलब तमाम के तमाम डाटा की जो रेंजेस थी उसका हमने नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया हमने एक एक करके सिलेक्ट किया था, क्योंकि एब्सोलूट और रिलेटिव रेफरेंसेस के बारे में भी हमने समझना था। लेकिन सम इफ्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, सम इफ्स में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें भी वैसे ही रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे उसमें की थी हमने, क्या नाम है, सम इफ में पूरी रेंज जैसे सिलेक्ट कर ली थी ना, तो वो इसमें भी कर सकते हैं। मकसद ये था कि मैं आपको एब्सोलूट और रिलेटिव रेफरेंसेस बता दूं, क्योंकि कई सिचुएशंस में आपको ये सम इफ्स में तो हल है और सम इफ में है, लेकिन वी लुकअप में और बहुत सारी सिचुएशंस में ये आपको कंपलसरी सीखना ही सीखना पड़ता है। इफ़ देन में कोई इसका हल नहीं है। तो ये देखते हैं। वैसे सम इफ्स अगर मैं ऐसे लगाता कि सेल्स सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया 1 ये से रिलेटेड जो रेंज है उसका नाम है रीजन्स। रीजन्स में से हमें क्राइटेरिया 1 क्या है? हम कहते हैं क्राइटेरिया 1 ये सारा है। ये सारा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट्स इज़ माय क्राइटेरिया 2, और उसमें से ये सब कुछ फिक्स कर देता हूँ। नहीं, कॉमा इसमें से ये सब कुछ फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कॉलम मैंने 17 से 17 रो सिलेक्ट कर दी, F से F कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब मैं F कॉलम को भी फिक्स कर देता हूँ पूरे को, और 17th रो को भी फिक्स कर देता हूँ। अब ज़रा देखते हैं कि ये आंसर ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने क्रॉस वेरीफाई करना हो कि हो सकता है ये आंसर गलत दे रहा हो, हमें पता ही ना हो। साउथ की स्पोर्ट्स में कितनी सेल है? 133। कैसे क्रॉस रेफरेंस चेक कर सकते हैं? साउथ का फिल्टर लगाएं और स्पोर्ट्स का फिल्टर लगाएं, 1 मिनट में पता चल जाएगा।
हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप हेडिंग्स पे जाएं, इनको सिलेक्ट करके ऑल्टरनेट HSF, होम, सॉर्ट एंड फिल्टर और फिल्टर, ऑल्ट प्लस HSF बारी बारी दबाना है ये, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था, साउथ का स्पोर्ट्स का फ़िल्टर लगाना हमने, तो हम कहते हैं जी इसमें से साउथ की बताओ और इसमें से स्पोर्ट्स की बताओ। तो 133 है ना, इस इधर भी 133 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दो जगह फ़िल्टर लगाएं, अगर आपने क्लियर करना है इकट्ठा तो आप होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में रह के यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक और तरीका है बड़ा ज़बरदस्त करने का, फास्ट काम करने का, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ फिक्स होगी, क्या चीज़ मूवेबल होगी। लेकिन मैं अभी भी यही सजेशन दूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें, क्योंकि आप इसमें तो इसका हल निकाल लेंगे, सम इफ़ में, सम इफ्स में, लेकिन हर जगह पे इसका हल नहीं निकलेगा, क्योंकि इफ़ देन में इसका कोई हल नहीं है, वी लुकअप में इसका कोई हल नहीं है। ये सिचुएशन आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपको इस पर फुल ग्रिप हो तो यहाँ तक आप कर ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये दोनों हमारी सम इफ बेसिक्स भी हो गई, टेबल मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट है सम इफ बेसिक्स ट्रू के नाम से, ये ज़रा खोल लें। इसमें अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखें तो फिक्स्ड एसिड रजिस्टर टाइप एक चीज़ बनी हुई है कि डिफरेंट टूल्स हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि टूल 4 भी हो सकता है, टूल 2 भी हो सकता है, और डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं, और उनकी स्पेसिफिक कॉस्ट है। लेकिन सबकी जो भी टूल्स डिफरेंट भी हैं, तो क्लास तो एक ही रहेगी, टूल्स। इसी तरह इक्विपमेंट, जितने भी नंबर्स हैं इक्विपमेंट के, क्लास उसकी इक्विपमेंट ही है। तो बाय क्लास हमने टोटल निकालना है एट कॉस्ट, ठीक है। हमने बिल्डिंग की क्लास की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो बताएं क्या लगेगा, क्योंकि क्राइटेरिया वाइज सम करना है और क्राइटेरिया कितना है, एक, तो क्या लगेगा, सम इफ लगेगा। तो यहाँ पर आप पॉज करके उसको खुद से लगा के भी देख सकते हैं। पहले पॉज कर दें, फिर खुद से लगा के देखें, और फिर आगे देखें आंसर किस तरह से। जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लगाना किस तरह से था। इक्वल्स टू सम इफ, बिल्कुल सिंपल है, ये बेसिकली टेस्ट असाइनमेंट ही आप कह लें। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया से रिलेटेड डेटा। अगर आप बिल्डिंग्स के हिसाब से सम निकालना चाह रहे हैं तो रेंज है ये, मतलब डेटा में क्लास किधर है। इन सारी क्लासेस में से हमें चाहिए इसका रिज़ल्ट, और सम किसको करना है, कॉस्ट को। एंटर किया हमने और डबल क्लिक करके ड्रैग किया तो ये सब पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे ऐसे कि ये निकाल देता हूँ ज़रा मैं, और सिर्फ ग्रेटर देन लिख देता हूँ। बेसिकली ये सवाल क्या है कि ग्रेटर देन दिस अमाउंट का टोटल कितना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सम इफ लगाएंगे। अब रेंज जो है वो हमेशा याद रखें क्राइटेरिया से रिलेटेड होती है। अगर क्राइटेरिया आपका अमाउंट वाला है तो रेंज भी अमाउंट वाली होगी। इस पूरी रेंज में से हम कहेंगे हमें इससे ऊपर वाले बता दें, तो ग्रेटर देन भी इसी में लिखा है तो हमें ग्रेटर देन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। और सम रेंज, हम कहते हैं सम रेंज भी यही है। एंटर करके ज़रा आंसर चेक करते हैं। वो कह रहे थे 13 मिलियन काइंड ऑफ थिंग। तो हम इसको अगर कंफर्म करना है तो ऑल्टरनेट HSF फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगा के हम कहते हैं जी नंबर फ़िल्टर में जाके ज़रा ये बता दो कि ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 मिलियन है ना, बल्कि 200,000 है, 200,000 है। तो ये टोटल ज़रा देख लेते हैं कि कॉस्ट कितनी आ रही है। 13,582,795। फ़िल्टर क्लियर करता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके यहाँ से क्लियर,
13,582,795 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरीके से आप टोटल निकाल सकते हैं ऑफ क्लासेस और अमाउंट का भी टोटल। अगर आप ग्रेटर देन किसी स्पेसिफिक अमाउंट के करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक करें, फिर आगे देखते हैं। ये बेसिकली जो हमने पहले वी लुकअप देखा है और सम इफ़ देखा है, सम इफ्स, काउंट इफ्स, ये सारा कुछ इसी में लगेगा। बेसिकली है क्या कि हमारे पास हमारी एक फॉर एग्जांपल शॉप है या ऑनलाइन आउटलेट कह लें, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। उसमें टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। तो जो भी बंदा हमें ये ऑर्डर प्लेस करता है, हमारे पास कोई डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। ये यूएस में कंपनी हमारी, डिफरेंट ड्राइवर्स हैं। वो डिफरेंट डेट्स पे ये ऑर्डर्स लेके जाते हैं। कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स वो लेके गए? टीवी के जनाब 25 ऑर्डर्स लेके गए ट्रक 4 से। ये हमारा बल्क में सेल का बिजनेस है, ठीक है। और किस एरिया में लेके गए, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हमारे ड्राइवर्स ये सामान पहुंचाते हैं। अच्छा, ये डेटा हमने कंपाइल करने का सोचा और हमने कहा यार ऑर्डर नंबर इस डेट पे जॉन मैरी ने इतने टीवी 25 टीवी लेके गया, तो एक्चुअली हमारी सेल कितनी हुई? सेल पता नहीं चल सकती क्योंकि हमारे पास प्राइस इसके सामने नहीं है। तो प्राइस है कहाँ पर? प्राइस एक्चुअली है हमारे पास ये प्राइस लिस्ट में। हमने क्या किया था, प्राइस लिस्ट एक दफ़ा ऑब्टेन की, वो यहाँ पर लिख ली। तो प्राइस लिस्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम हैं और उनकी प्राइसेस भी हैं, लेकिन ये इसके सामने तो नहीं लिखी। जब तक इसके सामने नहीं लिखी हुई आएगी कि टीवी का प्राइस हम देखें इस टेबल में क्या है और उसके सेकंड कॉलम से निकाल के हमने प्राइस यहाँ लिखना है। और इसी तरह से जिस तरह से आइटम चेंज होता जाए, ये खुद ब खुद इसकी प्राइसेस उसके सामने देता जाए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वी लुकअप लगेगा, सिंपल, इक्वल्स टू वी लुकअप हम कहेंगे। लुकअप वैल्यू हम कहते हैं क्या लुकअप करो? टीवी से रिलेटेड डेटा लुकअप करो, कॉमा कहाँ लुकअप करो? इस पूरे टेबल में लुकअप करो। इस पूरे टेबल में देखना है। और इस पूरे टेबल में तो वो कहता है 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में तो प्राइस लिस्ट के अपने नाम है, प्रोडक्ट्स के नाम है, और सेकंड कॉलम में उसकी प्राइसेस हैं। तो आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए? हमें सेकंड कॉलम का आंसर चाहिए, कॉमा। और एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रॉक्सीमेट मैच? क्योंकि टीवी के नाम से मौजूद है तो एग्जैक्ट मैच होगा। एग्जैक्ट मैच करके हमने डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब हम पहले ड्रैग करने से पहले देखेंगे कि अगर तो प्राइस लिस्ट का नाम मैंने नहीं दिया था, नाम दे दिया था, तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नाम नहीं दिया था तो इसको डबल क्लिक करके मैंने दोबारा से खोला फॉर्मूले को और इस रेंज को सिलेक्ट करके हमने F4 दबा के फिक्स कर दिया और डबल क्लिक करके हमने इसको ड्रैग कर दिया ताकि ये सब जगह पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि जी टोटल इसकी सेल कितनी बनती है। अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया। हम कहेंगे जी नंबर ऑफ़ आइटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये करने के बाद हमने किया एंटर, ये 12,500 आ गया। इसी तरीके से अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर दे देगा। तो ये सम एफ एंड डी फॉर्मूलाज की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ये कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने परफॉर्म करके रखना है। बेसिकली ये भी समझ लें एक टेस्ट असाइनमेंट ही है। आप चाहें तो एक दफ़ा ख़ुद करके देख लें। मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा टाइम दूंगा करने के लिए, और इसी वीडियो में मैं सारा कुछ करके दिखा दूंगा। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, यहाँ पर लिखा हुआ है। काउंट इफ भी लग सकता है, काउंट इफ्स भी लग सकता है। ये भी एक निशानी दी हुई है, वरना आपको खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ आइटम्स का ऑर्डर नहीं कहा उसने कहा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर ये हो गया, एक ऑर्डर बॉस्टन से ये हो गया, एक ऑर्डर बॉस्टन से ये हो गया। इसका मतलब है बॉस्टन हमने काउंट करने हैं, इस डेस्टिनेशन में कितने हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, हमने लगाना है क्योंकि सिर्फ बॉस्टन का काउंट चाहिए
तो सिंपल काउंट इफ़ लगेगा, क्योंकि एक कंडीशन है, काउंट इफ़ लगेगा। ठीक है। रेंज क्या है, हम कहेंगे अगर क्राइटेरिया बॉस्टन है तो बॉस्टन से रिलेटेड डेटा ये है रेंज, और इसमें से हमें क्या चाहिए, कॉमा बॉस्टन चाहिए। अब बॉस्टन मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो तो बॉस्टन नहीं लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बॉस्टन खुद से लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स करके एंड करके एंटर कर देंगे। मैं ज़रा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ ये। हाँ जी, ये फॉर्मूला मैंने लगाया काउंट इफ़, ये सारी डेस्टिनेशन कॉमा बॉस्टन। ठीक है। ठीक इसी तरीके से माइक्रोवेव ऑर्डर्स हैं, ठीक इसी तरीके से ट्रक्स हैं। तो हम ये क्यों ना कर लें कि अगर हम देखें, जब भी मुझे रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा या सम रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ तो आना पड़ेगा, क्योंकि किसी में डेस्टिनेशन पूछा जाएगा, किसी में ट्रांसपोर्ट पूछा जाएगा। तो अगर मैं ये करूँ कि सारे ही कॉलम्स को एक नाम दे दूँ ऑटोमेटिकली बाय हेडिंग्स, तो ये भी कर सकते हैं। ये हमने देखा था कैसे, एक सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, आप कितनी सारी हेडिंग्स हैं और उसके हिसाब से कॉलम्स के नाम देने। तो हमने सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन किया। उसके बाद हम गए फॉर्मूलाज़ में जाके हम गए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, और ये राइट कॉलम खुद ही सिलेक्ट हुआ है। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ टॉप रो से जो हेडिंग का नाम है वो पूरे कॉलम का नाम दे दो। तो जैसे ही हमने ओके किया, आप देखेंगे कि यहाँ पर सबके नाम ऑटोमेटिकली आ गए। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें पता ही है वैसे भी। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स अगर हमने माइक्रोवेव के निकाल लें तो माइक्रोवेव का नाम क्या है, आइटम्स। एक दफ़ा देख लेते हैं, ऑर्डर नंबर, डेट, इसका नाम है ड्राइवर नेम्स, आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स, प्राइस, सेल्स टोटल, ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन। तो हमें चाहिए जी काउंट इफ़। हम कहते हैं आइटम्स में से देखो कि माइक्रो वेव कितने हैं, तो ये कह देगा 5 है। फिर इसी तरीके से आप वैसे ही स्टॉप करके ना ये सारी रिक्वायरमेंट आप पॉज करें और ख़ुद करके देखें। ये वीडियो मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगा, आप चाहें तो अभी पॉज कर दें, चाहें तो बाद में पॉज करके देख लें, लेकिन इसी वीडियोस में मैं सारे आंसर्स भी करवा देता हूँ। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जर्नीज़ विद ट्रक 3, नंबर ऑफ़ जर्नीज़ विद ट्रक 3, कितनी जर्नीज़ की हैं ट्रक 3 ने, ये हमने देखना है। तो ये भी काउंट है, तो हम कहते हैं जी काउंट इफ़। ट्रक क्या है, ट्रांसपोर्ट की हेडिंग में हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट में देखो कि ट्रक 3 ने कितनी जर्नीज़ की हैं, वो कहेगा 8 जर्नीज़। नंबर ऑफ़ पीटर वाइट जर्नीज़, पीटर वाइट ड्राइवर का नाम है, तो हम कहते हैं जी काउंट इफ़ में देखो कि ड्राइवर नेम में पीटर वाइट कितनी दफ़ा आ रहा है। ये स्पेलिंग पे आपने गौर करना है कि स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, वरना ऑब्वियसली काउंट ही नहीं आएगा। हाउ मैनी टाइम्स आर नंबर ऑफ़ आइटम्स लेस देन 20, वो कह रहे हैं हर दफ़ा नंबर ऑफ़ आइटम्स जा रहे हैं, कभी 25 जा रहे हैं, कभी 30 जा रहे हैं, कभी 15 जा रहे हैं। लेकिन जब दूर दूर की डेस्टिनेशंस पे हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं तो हो सकता है हमें 20 से कम ले जाने में फ़ायदा ना हो। तो आप ये ज़रा काउंट करके बताओ कि कितनी दफ़ा 20 से कम आइटम्स हमारी गई हैं। ठीक है, 20 से कम कितनी दफ़ा गई हैं हमारी आइटम्स, तो हमने देखना है। इक्वल्स टू हम कहेंगे काउंट इफ़, ज़रा ये चेक कर लो कि नंबर ऑफ़ आइटम्स में कॉमा क्राइटेरिया में हम लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 20 कितनी दफ़ा गया, एंटर करें 9 दफ़ा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है सम ऑफ रेफ्रिजरेटर आइटम्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से रेफ्रिजरेटर जितनी जो सेल है उसके आइटम्स की सेल का टोटल, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो टोटल कितनी है रेफ्रिजरेटर की, इसकी सेल और इसकी सेल
मतलब ये नंबर ऑफ़ आइटम्स की सारी कंबाइन होनी चाहिए, 25 + 15 + 25, इस तरीके से नंबर ऑफ़ आइटम्स का टोटल चाहिए हमें। तो सम इफ्स में हम कहेंगे जी इक्वल्स टू सम इफ़ लगेगा। ये चॉइस कह रहा है सम इफ़ लगेगा या इफ्स लगेगा, हमें बताए रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दिए, तो इफ़ लगना चाहिए सिर्फ। रेफ्रिजरेटर है आइटम, आइटम्स में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर और सम रेंज क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स एंटर कर दें 105। सम ऑफ वॉशिंग मशीन आइटम्स, तो हम ये कर सकते हैं जी सम इफ़ वही आइटम, आइटम्स में हम देखते हैं जी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितनी दफ़ा आ रही है, और सम किसको करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को एंटर कर दिया। सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक 4, ट्रक 4 की कितनी नंबर ऑफ आइटम्स उसने ट्रांसपोर्ट किए, तो हम वही सम ऑफ आइटम्स ही चाहिए लेकिन बाय ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हम कहेंगे जी सम इफ़ रेंज क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में से किसकी ट्रांसपोर्ट देखनी है हमने, ट्रक 4 की, और सम किसको करना है, सम करना है जी नंबर ऑफ आइटम्स को, एंटर कर दिया। सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, इसका क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये, अब देखिए सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स में तो इसने सब कुछ ही पूछ लिया। ये कह रहा है जी ट्रक 4, 3, 2 जितने भी ट्रक्स हैं ना उनकी ट्रांसपोर्ट बताओ, तो क्या ट्रक्स के अलावा भी कुछ है, हाँ एयरप्लेन भी तो है, तो इसका मतलब है एयरप्लेन माइनस करके सिर्फ ट्रक्स ही बताने। अब ट्रक कौन सा, ट्रक 1 + ट्रक 2 + ट्रक 3, क्या सम इफ प्लस सम इफ प्लस सम इफ प्लस सम इफ लगाएं, नहीं, एक तरीका और भी है, हम कहते हैं इक्वल्स टू सम इफ, बाकी सारी चीज़ें वैसी लगेंगी, हम कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट में देखो क्राइटेरिया क्या है, अब हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है, ट्रक तो सब में कॉमन है ना, उसके बाद स्पेस भी कॉमन है, नंबर फ़र्क है हर एक का, मतलब ट्रक्स का अगर सबका टोटल निकालना है तो हम कहते हैं किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, तो लिखें क्या यहाँ पर, आप कुछ भी ना लिखें, आप ट्रक स्पेस करके स्टेरिक लिख दें, हम कहते हैं क्राइटेरिया है ट्रक स्पेस और कुछ भी आगे हो तो उसको काउंट कर ले, कॉमा सम रेंज फिर वही होगी नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है कि जो चीज़ आगे फ़र्क है, शुरू की चीज़ वैसी लिखें, जो चीज़ आगे फ़र्क है सिर्फ उसकी जगह स्टेरिक लगाएं, और बाकी सब कुछ वैसे ही है जिस तरह नॉर्मल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लें, उसके बाद फिर मैं ये आगे वाली सिचुएशंस भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब इसी तरीके से अब हमारे पास आ रही हैं मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें काउंट इफ्स लगना है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ माइक्रोवेव ऑर्डर्स बता दो कि बॉस्टन में कितने हैं। माइक्रोवेव ऑर्डर्स बताने हैं बॉस्टन में कितने, तो इसका मतलब है काउंट करना है आपने बॉस्टन में माइक्रोवेव कितनी दफ़ा है, तो दैट मीन्स डबल क्राइटेरिया मीन्स काउंट इफ्स हमें आता है, और क्योंकि हमने नाम तो दे दिए तो देना कोई मुश्किल ही नहीं हो गया। अब हम क्राइटेरिया रेंज 1, अगर क्राइटेरिया 1 माइक्रोवेव है तो उसकी रेंज का नाम क्या है, उसकी रेंज का नाम है आइटम्स। आइटम्स में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनाब माइक्रोवेव, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस में से हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं बॉस्टन का रिज़ल्ट सिर्फ, दैट्स इट। आपने एंटर किया, ये 2 आ गया। अच्छा, अगर कहीं पर भी हमें ये फील होता है कि यार माइक्रोवेव ऑर्डर्स इन बॉस्टन हो सकता है गलत हो, तो ज़रा क्रॉस चेक तो कर ले। मुझे ये बता देंगे क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है। क्रॉस चेक करने का तरीका याद रखिए, हमेशा फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ
तो लगेंगे कैसे, शॉर्ट की क्या है, ऑल्टरनेट, H फॉर होम, S फॉर सॉर्ट, F फॉर फिल्टर। ये लगा के हमने HSF करके लगा लिया। उसके बाद हम सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे बॉस्टन और यहाँ से फ़िल्टर करेंगे माइक्रोवेव। तो हमारे पास काउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और वहाँ पर भी हमारे पास काउंट आ रहा था 2, तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ पीटर वाइट जर्नीज विद ट्रक 1, कि पीटर वाइट ने ट्रक 1 में कितनी जर्नीज की, तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। काउंट इफ्स रेंज में है ड्राइवर नेम, हम कहते हैं इस ड्राइवर नेम्स में तो पूरी रेंज आती है, इसमें से किसका देखना है, पीटर वाइट क्राइटेरिया हो गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, रेंज 2 है ट्रांसपोर्ट में से ट्रक 1 और एंटर, ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन बॉस्टन, ये बता दो, लेकिन आफ्टर 3 फेब के बाद कितने आए, 3 फेब 2013 के बाद वाले बॉस्टन के ऑर्डर्स बताने हमने, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। हम कहते हैं जी काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 तो वही है, डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए जी बॉस्टन, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, हम कहते हैं क्राइटेरिया से रिलेटेड हमेशा उसकी रेंज होती है, तो डेट जो है वो ये वाली, और इसमें से हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं आफ्टर, मतलब ग्रेटर देन 3 फेब 2013, तो ये बात समझ में आई। हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में बॉस्टन, और डेट्स में देखो कि ग्रेटर देन 3 फेब 2013 कितना है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में बस इसलिए लिख दिया कि 3 फेब 2013 कितना है, ये 2 आ गया, इत्तेफाक से सब में 2 ही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन 3 फेब एंड 6 फेब, तो इसमें क्या लगेगा, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, हम कहते हैं जी पहला क्राइटेरिया भी डेट्स का है, तो हम कहते हैं जी इन डेट्स में से सबसे पहले तो ये देख लो क्राइटेरिया कि लेस देन और इक्वल टू, नहीं बल्कि बिटवीन है ना, तो हम कहते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फेब 2013, पहले तो ये निकालना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, अगेन डेट्स, ये वाली नहीं, अगेन ये नीचे वाली डेट्स, और कॉमा, इसमें से आप क्या चाहिए, हमें लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए और इससे कम चाहिए, तो बिटवीन हो गया ना खुद ब खुद, तो 6 फेब 2013 और एंटर करके देखते हैं, तो 14 ट्रांजेक्शन्स हैं जो इन 2 डेट्स के दरमियान आ रही हैं। तो इस तरीके से आप डबल क्राइटेरियाज़ को, और इसी तरीके से बिटवीन अगर आपने किसी डेट रेंज के वो देखना है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन लगा के इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से है सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यूयॉर्क, सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड टू न्यूयॉर्क। तो बात वही है कि डबल क्राइटेरिया है, लेकिन अब सम चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, इक्वल्स टू हम लिखते हैं सम इफ्स। सम रेंज क्या है, सम रेंज तो हमें पता है जी सम ऑफ माइक्रोवेव्स ट्रांसपोर्टेड, सम ऑफ इसने ये बताया नहीं, लेकिन हम नंबर ऑफ आइटम्स का सम कर लेते चले। नंबर ऑफ आइटम्स क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज 1 क्या है, माइक्रोवेव का अगर क्राइटेरिया है तो उससे रिलेटेड डेटा क्या है, प्रोडक्ट्स या आइटम्स में से हमें क्या चाहिए जी माइक्रोवेव्स, कॉमा वेव्स नहीं लिखना आपने, माइक्रोवेव अगर पीछे लिखा हुआ है तो माइक्रोवेव ही लिखना पड़ेगा हमें। क्राइटेरिया रेंज 2 हम कहते हैं जी डेस्टिनेशन में से हमें चाहिए न्यूयॉर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज 25 है। इसी तरीके से सम ऑफ आइटम्स ट्रांसपोर्टेड टू पिट्सबर्ग बाय ट्रक 1 इक्वल्स टू सम इफ्स
सम रेंज क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स में से क्राइटेरिया रेंज 1, ये डेस्टिनेशन होगी ऑब्वियसली, तो हम कहते हैं जी डेस्टिनेशंस में से फिर देखो कि क्राइटेरिया 1 क्या है जी। अच्छा, नाम मुश्किल है, मैं ऐसा करता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेल को सिलेक्ट कर लें लेकिन उसको फिक्स कर दें साथ में। तो हम कहते हैं इन डेस्टिनेशंस में से सिर्फ इसको देखो, तो वो निकाल देगा। और फिर हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट्स में से इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा ट्रक 1, देख लो कितनी दफ़ा आ रहा है, तो ये 75 इसका सम आ रहा है। इसी तरीके से आपने सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन, ये लास्ट रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें, बस ये यहीं तक है। सम ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड बिटवीन 3 Feb एंड 6 Feb, बल्कि ये भी ख़त्म कर दें क्योंकि ये तकरीबन उसी तरीके से उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सम की रिक्वायरमेंट है, बस निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें डेट्स का जो है ना वो सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। ये बेसिकली है 3 Feb 2013 और ये है 6 Feb 2013। तो निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू सम इफ्स। हम कहते हैं जी सम रेंज तो हो गई नंबर ऑफ आइटम्स, और हम देखेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज 1 क्या है? डेट्स। डेट्स में से हम देखना चाहते हैं कि जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 Feb 2013 का कितना सम है, कॉमा, और फिर हम क्राइटेरिया रेंज 2 में डेट्स में देखना चाहते हैं कि क्राइटेरिया लेस देन और इक्वल टू 6 Feb 2013 कितना है, बस एंटर करें तो ये उस हिसाब से आपको बता देगा। तो यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई। फिनिश असाइनमेंट जिस तरह से आपको हर वीडियो के साथ अवेलेबल है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरी आप कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा ग्रिप आपकी आ जाएगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिपोर्ट फॉर सब टोटल्स। अच्छा, ये बेसिकली एक सिंपल सी रिपोर्ट है जिसमें मंथ वाइज डाटा लिखा हुआ है, लेकिन हैपहैज़र्ड फॉर्म में। डाटा किस चीज़ का है? बेसिकली हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी आप ले लें, कोई रिमोट है, और रिमोट की वो प्राइस है 275 और प्रॉफिट मार्जिन है 40%। ठीक है, तो ये क्योंकि नई प्रोडक्ट है तो हमने कुछ सेल्स पर्सन हायर किए हैं उनको सेल करने के लिए, और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोल्ड वो कर रहे हैं, और मार्केट में नए लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को भी रीच कर रहे हैं। तो ये उनकी कस्टमर रीच है। उसके हिसाब से फिर हमने जो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड है उसको मल्टीप्लाई करके सेल्स प्राइस से करके सेल्स प्राइस फिक्स करके हमने सेल अमाउंट निकाली। ठीक इसी तरीके से हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। F2 दबा के मैं ये सेल खोलता हूँ, तो ये है। ठीक है, ये लेकिन जो सेल है ये मंथ वाइज है, लेकिन मंथ वाइज भी हैपहैज़र्ड फॉर्म में है, और जिस जिस तरीके से बस रिकॉर्ड आता जा रहा है हम लिखते जा रहे हैं। आपके लिए एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट मैं देता हूँ, और आपने उसमें बताना है कि वो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मंथ वाइज सेल का टोटल बता दो, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमने जो तरीका सीखा हुआ है आप उस हिसाब से बता रहे होंगे। आप कहेंगे जी मंथ को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, इसको डेटा में जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा, ओके करूँगा, और जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है, मैं उसके बाद देखूँगा जी सेल्स का टोटल मैंने निकालना है, और उसके बाद क्या लगाऊँगा? सम इफ़ लगा लूँगा। मैं कहूँगा रेंज जो है वो तमाम मंथ्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ मार्च का सम चाहिए, और सम रेंज जो है वो सेल्स अमाउंट होगी, दैट्स इट। डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये आपके पास एक समरी आ गई। ये तो ठीक है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड समरी ऑफ सेल्स आउटसाइड द डेटा। हमने समरी ऑफ सेल्स अगर इनसाइड द डेटा बनानी है, डेटा के अंदर ही पता चल जाए कि जब भी मंथ ख़त्म हो तो उसके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का टोटल आ जाए, कस्टमर रीच का आ जाए, सेल्स अमाउंट का, प्रॉफिट का, विद इन अ सिंगल क्लिक हमने निकालना है।
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये रिक्वायरमेंट दूं और कोई एडिशनल मैंने आपको कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं बताया, तो आप कहोगे ठीक है निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले जब तक मंथ सीक्वेंस में नहीं है तो जनवरी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब वो तो रैंडम चलता जा रहा है, कभी मार्च है, कभी फेब है, कभी जैन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा जनवरी कहाँ एंड हो रहा है, तो मैं टोटल कैसे बनाऊँ? ऑब्वियसली डेटा जब तक सॉर्टेड नहीं है, इकट्ठा नहीं है, तब तक आप टोटल्स कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा के अंदर जब भी टोटल करना है, सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट करना है इसको। अच्छा, अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो दो तरीके हैं मेरे पास, कि मैं एक तो फ़िल्टर लगाने का तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस कॉलम में रह के किसी भी कॉलम के सेल को, इस कॉलम के सेल को राइट क्लिक करें, सॉर्ट में जाएं, और अगर हम ए टू जी कर दें तो ये देखिए डाटा अरेंज हो गया, सारे फरवरी इकट्ठे आ गए, फिर जनवरी, फिर मार्च। लेकिन क्या ये अभी भी सही सीक्वेंस में है? नहीं, सही सीक्वेंस में इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले मंथ वाइज तो जनवरी आना चाहिए, लेकिन आपने खुद ही तो कहा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो वो कहता है जी फरवरी पहले है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक करके सॉर्ट में ए टू जी नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें कस्टम सॉर्ट करना चाहिए था। कस्टम सॉर्ट में हम कहेंगे हाँ हमने मंथ ही सॉर्ट करना है, हाँ वैल्यूज़ वाइज ही सॉर्ट करना है, लेकिन ऑर्डर ना ए टू जी होगा ना जी टू ए होगा, बल्कि इसको किसी लिस्ट से लिंक कर दो। कौन सी लिस्ट से लिंक करें? वो आपको याद है जो शुरू में हमने मार्कशीट में देखा था कि ये लिस्ट कैसे बनानी है। उससे हम कहेंगे ये जो जनवरी फरवरी है ना, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसके हिसाब से अरेंज करो, इस ऑर्डर में अरेंज करो। तो वो कहता है ठीक है, ओके, ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर अरेंज हो गया। अब अगर हमने जनवरी का टोटल करना है, और मैं कहता हूँ आपको जिस जिस चीज़ का टोटल हो सकता है ना, मतलब सेल पर्सन का तो कोई टोटल नहीं हो सकता, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का हो सकता है, कस्टमर रीच का हो सकता है, सेल अमाउंट का और प्रॉफिट का, इन सब के टोटल्स आप बना दो। और अगर मैंने आपको कोई और फॉर्मूला नहीं बताया और मैंने ये भी कह दिया कि जी आउटसाइड द डेटा नहीं निकालनी, विद इन डेटा निकालनी, आप कहते हैं फिर तो एक ही हल रह गया कि मैं देखूंगा कि जी मंथ कब चेंज हो रहा है। मंथ ये जनवरी चलता जा रहा है, इसके बाद फरवरी आ रहा है, तो दैट मीन्स आई हैव टू इंसर्ट वन रो, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा जी जनवरी टोटल। और मोस्ट एफिशिएंट तरीका भी अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या कहूँगा कि जी सारे जहाँ जहाँ टोटल चाहिए उन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट इक्वल दबा दिया, तो ये सबका सम आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा और बोल्ड कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर आप विद इन डेटा इस तरीके से टोटल निकालते हैं ना, तो यू आर यूजिंग एक्सेल इन मोस्ट इनएफिशिएंट वे। हैरानी हुई ये सुन के कि आपको लग रहा है कि यार बड़ा ज़बरदस्त काम मैंने किया है, मतलब जनवरी ख़त्म हुआ तो जनवरी टोटल लिखा, फटाफट मैंने सब जगह का टोटल लगा दिया, बस दैट्स इट, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, इसमें क्या लेज़ी अप्रोच है। आपने ये सोचना है कि अगर आपको ये काम बड़ा फटाफट भी कर सकते हैं, आपका हाथ भी बड़ा सेट है, लेकिन क्या सिर्फ एक ही महीने का टोटल निकालना था? नहीं, आपको फरवरी ढूंढना पड़ेगा, फिर फरवरी के एंड पे आएंगे, फरवरी टोटल इंसर्ट करके रो खुद इंसर्ट करेंगे, फिर फरवरी टोटल खुद लिखेंगे, फिर टोटल बनाएंगे। इसी तरीके से 12 महीनों के टोटल बनाएंगे। ठीक है, और अगर इसी तरह का टोटल मंथ वाइज नहीं बल्कि डिपार्टमेंट वाइज चाहिए और 50 डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या हम 50 दफ़ा टोटल बनाएंगे? ये वो अप्रोच है जो हमने एक्सेल में यूज़ करनी है कि जब डेटा ज़्यादा हो तो काम उसके हिसाब से होगा, अगर डेटा ज़्यादा हो। ठीक है, तो अप्रोच हमने वो इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए कोई ऑटोमेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो एक्सेल में भी बहुत सारे फार्मूलाज बिल्कुल उसी तरीके से फीड किए गए हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा तो कि जी मंथ वाइज टोटल बनाना है, कहाँ बनाओगे? तो आप कहते हैं यार ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। जब मंथ ख़त्म होता है तो मैं इंसर्ट करता हूँ रो, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हो रहा होता है, तो मैं टोटल बना देता हूँ। तो हम कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अब अगर हमने ऑटोमेटिक टोटल्स बनाने जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, तो हम क्या करेंगे, हम तमाम डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स। सिर्फ डेटा की आपने हेडिंग सिलेक्ट करनी है, अगर ये ऊपर वाली हेडिंग है भी ना तो इसको इग्नोर कर देना। हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट राइट
और डाउन कर देना है, ठीक है। पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हम कहते हैं डेटा में जाके, डेटा के टैब में एक ऑप्शन है सब टोटल की। सब टोटल भी बिल्कुल आपसे वही सवाल करेगा जिस हिसाब से आप टोटल बनाना चाहते हैं। वो कहता है एट ईच चेंज इन, मतलब जब क्या बदले, हम कहते हैं जब मंथ बदल रहा हो। जब मंथ बदल रहा हो तो वो कहता है तो फिर क्या करूँ, हम कहते हैं तो सम किया करो। सम भी है, काउंट भी की भी ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ों की ऑप्शन है, लेकिन हम कहते हैं जब मंथ बदले तो सम करो। कहता है किस किस चीज़ का, हम कहते हैं जिसका भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का पॉसिबल है कर दो, कस्टमर रीच का पॉसिबल है कर दो, सेल्स अमाउंट का भी पॉसिबल है कर दो, और प्रॉफिट का भी कर दो। ओके, ज़रा करके देखते हैं। ये देखें, जनवरी टोटल खुद ब खुद आ गया। ज़रा थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फरवरी टोटल भी आ गया और मार्च टोटल भी आ गया, इवन ग्रैंड टोटल भी आ गया। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो विद इन सेकेंड्स आप ये सोचें कि ये 3 महीने 12 महीने हो तो कितनी जल्दी हो गया ये काम। साथ में उसके लिए उसने आपको एक गिफ्ट भी दिया। वो गिफ्ट क्या है, वो कहता है टोटल तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन टोटल के साथ साथ मैंने रिपोर्ट के 3 लेवल्स भी बना दिए। थर्ड लेवल है सबसे ज़्यादा डिटेल। सेकंड लेवल पे ज़रा क्लिक करके देखते हैं। वाह, ज़बरदस्त काम हो गया कि जो समरी आ रही है, जनवरी के टोटल की हर चीज़ की समरी, फरवरी के टोटल की समरी, मार्च की समरी और ग्रैंड टोटल। अगर कोई डिटेल देखनी हो तो उसने साथ में ऑप्शन भी दिया है कि जनवरी की मैं तो टोटल दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने डिटेल देखनी हो तो आप इस पर प्लस साइन दिखाएं, ये डिटेल दिखा देगा। माइनस साइन दबाएं, ये बंद कर देगा। और 1 पे जाएं तो ग्रैंड टोटल, बिल्कुल फाइनल टोटल की समरी आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं सब टोटल। ये मैं थर्ड लेवल पे कर देता हूँ, यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। बीच में ये जो पेज फोल्ड सा हुआ है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरी शीट को सिलेक्ट कर देता है। आपने ये पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जाएंगे डेटा के टैब में और वापस सब टोटल में ही जाएं। लेकिन जब सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो ये एक एरर सा दे रहा होगा, आप इसको इग्नोर करके ओके करें और साथ में रिमूव ऑल कर दें। ये एक सिंपल सा तरीका है इसको रिमूव करने का, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे कहूँ अगर कि अब मुझे जिस तरह मंथ के हिसाब से टोटल बनाया था हमने, उस तरह सेल्स पर्सन के हिसाब से बना दें, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अब सॉर्टिंग में क्या सॉर्ट होगा, मंथ सॉर्ट किए थे पहले, अब ऑब्वियसली जिसके हिसाब से सब टोटल लगाना है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं और A to Z के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर असद सारे 7 आ गए, फरहान आ गए, इसको तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर दें तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोबारा हेडिंग समेत पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, सब टोटल में गए। अब हमने एट ई चेंज इन क्या, सेल्स पर्सन, हर सेल्स पर्सन के साथ सम करना है इन्हीं 4 चीज़ों का, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड का भी, कस्टमर रीच का भी, सेल्स अमाउंट का भी और प्रॉफिट का भी। ये हमने ओके किया तो ये फरहान और इसके हिसाब से सब टोटल आ गए। तो अगर हम सेकंड लेवल देखें तो ये देखें, ये कैसी बेहतरीन सेल्स पर्सनस के हिसाब से समरी बन गई, जो कि आपको बहुत टाइम लगता। अगर ये 50-60 सेल्स पर्सन होते तो उसकी सेल्स कंपाइल करने में बहुत टाइम लग सकता था आपको। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं सेल्स पर्सन वाइज। तो यहाँ तक आप करें, उसके बाद हम आगे मल्टीपल सब टोटलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेल्स पर्सन के हिसाब से हमने टोटल निकाल लिया, उससे पहले हमने मंथ्स के हिसाब से टोटल निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल सब टोटलिंग सीखेंगे। सबसे पहले तो रिमूव करने का एक दफ़ा दोबारा से तरीका बता दें। इस पूरी शीट को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा में जाके कहाँ जाना है, सब टोटल में। एरर आएगा तो क्या करें, इग्नोर करके ओके कर दें और रिमूव ऑल। ओरिजिनल कंडीशन पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इस तरीके से चाहिए कि जी सेल्स पर्सन का टोटल तो आए कि जी असद की टोटल कितनी है, फरहान की टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है, और उस मंथ में, स्पेसिफिक मंथ में जनवरी में टोटल कितनी है, मतलब जनवरी वाइज जनवरी का तो फाइनल टोटल हो, लेकिन उसके अंदर हर सेल्स पर्सन का भी टोटल हो। बात में ही समझे
कि एक फाइनल टोटल जो है वो जनवरी का आ जाए और उसके अंदर डिफरेंट टोटल्स हों कि असद के कितने हैं, फरहान की टोटल सेल्स कितनी है, उसकी अवैस की कितनी है और जनवरी में टोटल कितनी है। फिर इसी तरह असद की फरवरी में कितनी है, फरहान की फरवरी में टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है और फरवरी की टोटल सेल कितनी है। तो इस सिचुएशन में बड़ा टोटल क्या है? बड़ा टोटल किस चीज़ का है? मंथ का बड़ा टोटल है या सेल्स पर्सन का बड़ा टोटल है? बड़ा टोटल जो फाइनल टोटल है वो मंथ वाइज है। तो दैट मीन्स कि अब डबल सॉर्टिंग होगी, दोनों चीज़ें सॉर्ट होंगी, लेकिन प्रेफरेंस किसको होगी सॉर्टिंग में? जिसका टोटल बड़ा है। तो बारी बारी ये जो सॉर्ट करना है ना, ये हम नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स, और फिर हम डेटा में जाके जो ये जो सॉर्ट की ऑप्शन है ना, ये यूज़ करेंगे। पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद डेटा में जाके सॉर्ट में गए। सॉर्ट में जाके हम कहेंगे सॉर्ट बाय, सबसे पहले जिसका बड़ा टोटल है मंथ का, मंथ वाइज अरेंज करेंगे। लेकिन ऑर्डर हमने पहले देखा था कि जी कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। कस्टम लिस्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज करना है। इसको ओके किया और इसको भी ओके कर दिया, ये मंथ वाइज अरेंज हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सेल्स पर्सन भी तो सॉर्ट होने चाहिए। तो सॉर्ट में वापस गए, लिखा हुआ है सॉर्ट बाय मंथ्स, लेकिन मैं कहता हूँ मज़ीद सॉर्टिंग होनी चाहिए। तो ऐड लेवल किया आपने, देखिए लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट बाय मंथ्स देन बाय, मतलब पहले सबसे पहले कोशिश करेगा मंथ्स को साथ लाने की, फिर मंथ्स में मज़ीद शफलिंग करेगा, मंथ के अंदर मंथ ऐसे ही रखेगा, मज़ीद शफलिंग करके कोशिश करेगा कि असद भी सारे साथ आ जाए। तो मैं कहता हूँ देन बाय सेल्स पर्सन, और इसकी वैल्यू तो A to Z सॉर्ट होगा। तो मतलब डबल सॉर्टिंग हमने कर दी। अब ये डेटा सारा हमारा अरेंज हो गया। अब सब टोटल हमने लगाना है। सब टोटल पहले किस चीज़ का लगेगा? जो चीज़ पहले सॉर्ट हुई है उसका सब टोटल पहले लगेगा, ये याद रखिए, ठीक है। जो चीज़ सॉर्टिंग में पहले की प्रेफरेंस पे, वो चीज़ सब टोटल में भी पहली प्रेफरेंस पे होगी। तो कैसे करेंगे हम? डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम जाएंगे डी डेटा में और सब टोटल में हम कहेंगे एट ई चेंज इन मंथ। जब भी मंथ बदले तो क्या हो, सम हो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का भी, कस्टमर रीच, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट। ये तो हमने कर दिया ओके, ये मंथ वाइज टोटल आ गया। दोबारा से इसी को ऐसी सिलेक्टेड रहने दें और कहें सब टोटल में अब हम कहेंगे एट ई चेंज इन नाउ सेल्स पर्सन जब चेंज होगा तो सम होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का, कस्टमर रीच का, सेल्स अमाउंट का और प्रॉफिट का। लेकिन क्या पुराने सब टोटल हटा के नए लगाने? ये ऑप्शन बेसिकली अगर आपने चेक रहने दी तो वो जनवरी वाले टोटल हटा के सेल्स पर्सन के टोटल लगा देगा। हम कहते हैं नहीं, पुराने भी रहने दे और ये वाले भी लगा दे, तो सेल्स पर्सन वाला टोटल भी लग जाएगा और वो भी लग जाएगा। तो देखें ये डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई, ये फुल डिटेल है। अब हमारे पास 4 लेवल भी बन गए। लेकिन अगर हम थर्ड लेवल देखें, ये तो थोड़ा सा क्राउडेड सा लग रहा है ना, लेकिन थर्ड लेवल देखें तो कैसी ज़बरदस्त बेहतरीन रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। असद का टोटल इतना है, फरहान का ये, साद का ये, उसका, इन सब का जनवरी में ये, फिर इन सब का ये टोटल और इसका फरवरी में टोटल ये, फिर मार्च का टोटल, और इस तरह से। ये रिकॉर्ड्स कंपाइल खुद से करने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन ऑटोमेटिक सब टोटलिंग के थ्रू, मल्टीपल सब टोटलिंग के थ्रू ये इंतहाई आसान है। तो ये तरीका है जी मल्टीपल सब टोटल्स को यूज़ करने का। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, मल्टीपल सब टोटलिंग होगी, सिंपल तरीके से भी हमने निकाल के देखी और मल्टीपल तरीके से भी निकाल के देखी। लेकिन जब भी हम सब टोटल्स निकालते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार अगर सब टोटल्स इतने इफ़ेक्टिव हैं और ये सारा काम इस तरीके से कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें सम इफ़ लगाने की? मतलब हमने इतनी डिटेल में जो सम इफ़ देखा है वो क्यों देखा? क्योंकि इधर से तो सब टोटल्स के थ्रू तो काउंट का भी टोटल निकल सकते हैं और सम भी निकल सकते हैं और सारी समरीज भी बन सकती हैं। उसका जवाब है कि सम इफ़ जो है वो मल्टीपल शीट से भी डाटा ले सकता है, मल्टीपल फाइल से भी डाटा ले सकता है, ठीक है, और मल्टीपल एरिया से भी डाटा ले सकता है। कि मतलब अगर एक चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर भी है, तो तब भी सब टोटल सम इफ डेटा ले लेगा।
लेकिन अगर मैं इसको सब टोटल को सिलेक्ट करूँ और रिमूव करके देखूँ तो ये देखें, ये डेटा जो है ये बार बार हर रो में मंथ का नाम आ रहा है, सेल्स पर्सन का नाम आ रहा है, और ये सारा डेटा वर्टिकली ऐसे रो वाइज चल रहा है, ठीक है, हर रो में रिपीट हो रहा है डेटा। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ इस तरीके का डेटा हो तो फिर आप सब टोटल लगा सकते हैं, वरना आप सब टोटल नहीं लगा सकते। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कंपनी है टॉय सेल्स कॉरपोरेशन मंथली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट 1 से लेके 20 तक की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की सेल है ये, ठीक है, और ये इसकी टोटल सेल है। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जनवरी लिखूँ तो उसकी टोटल सेल आ जाए नीचे से। तो एक्चुअली ये क्या कंडीशन क्या है, मैं मंथ लिखूँ तो मंथ इज़ क्राइटेरिया, रेंज उसकी ये है और उसकी सम रेंज है ये। इसका मतलब है सम इफ़ लगना है इधर। सब टोटल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये हर लाइन में देखें मंथ का नाम नहीं रिपीट हो रहा, बल्कि मंथ के नाम भी हॉरिजॉन्टल पड़े हुए और फिर बहुत गैप के बाद ये टोटल्स पड़े हुए। तो इस तरह के डेटा पे नहीं चलेगा काम। वो तो तब सिर्फ चल सकता है सब टोटल्स जब हर लाइन पे ऐसे ऐसे चल रहा हो, वर्टिकली डेटा चल रहा हो और हर लाइन पे उसके सेल्स अमाउंट का टोटल हो, तो फिर वो उसको कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हमें सम इफ़ ई लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा ज़रा लगा के देख लेते हैं, वैसे तो हमें आता है। मैं ये करने लगा हूँ कि ये जो जनवरी 13 और फरवरी 13 लिखा हुआ है ना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने नोटिस किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि देखें ये जनवरी 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है 1 जनवरी 2013, वो डेट पे कन्वर्ट कर रहा है इसको। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बस जनवरी ही नाम दे देता हूँ। जनवरी नाम दिया, इसको होल्ड करके आप हैंडल से ड्रैग करेंगे, दिसंबर तक आ गया, इधर भी हम जनवरी नाम दे देते हैं। अब आपने यहाँ पर सेल्स का टोटल निकालना है। एक समरी हमें ऐसी चाहिए कि जो भी मंथ मैं यहाँ पर लिखूँ उसका ऑटोमेटिकली टोटल आ जाए। कैसे निकालेंगे? एक आसान तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों रेंजेस को नाम दे दें ताकि नीचे जाना ना पड़े। क्राइटेरिया है जनवरी, जिसकी हमें सेल चाहिए, मतलब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उससे रिलेटेड सेल चाहिए ना, तो ये दिस इज़ क्राइटेरिया। मंथ्स लिखेंगे हम यहाँ पर, तो मंथ से रिलेटेड जो रेंज है वो कौन सी है, ये। कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसको मंथ्स का, और जहाँ से सम रेंज है वो ये है। ये हैशेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्पेस कम है, तो हम स्पेस ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। बहरहाल हम स्पेस ज़्यादा नहीं करते, हम कंट्रोल शिफ्ट राइट करके इसको भी नाम दे देते हैं कि ये है हमारी सम अंडरस्कोर रेंज, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना इंतहाई आसान है। हम कहते हैं जी जनवरी की सेल चाहिए, तो कोई मसला नहीं, इक्वल्स टू सम इफ़ रेंज का मतलब है मंथ्स जो हमने सेलेक्ट किए थे, उन तमाम महीनों में से आपको किसका रिजल्ट चाहिए। हम कहते हैं जो भी हम यहाँ लिखें उसका रिजल्ट चाहिए। कहते हैं सम कहाँ से करना है, हम कहते हैं सम रेंज से। एंटर किया तो देखें वो कह रहा है जनवरी की टोटल सेल इतनी है। अगर हम फरवरी लिखें, फरवरी थोड़ी सी मुश्किल स्पेलिंग है इसकी, तो ये फरवरी आ गया। मार्च लिखें तो मार्च आ गया। अच्छा, ठीक इसी तरीके से हम मंथ्स जितने भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आसान तरीका भी बताया था कि हमारे मंथ्स जो जितने भी हैं वो एक लिस्ट में अटैच हो जाए, हमें लिखना ना पड़े। आपको याद होगा हमने वी लुकअप में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि हम एक लिस्ट जनरेट कर सकें सेल के साथ। अगर ऐसा कुछ करना है तो बहुत आसान सा तरीका है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि जिस लिस्ट को अटैच करना है उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके नाम दो, वो तो हम ऑलरेडी दे चुके मंथ्स का। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि जिस सेल के साथ वो लिस्ट अटैच करनी है उस सेल को सिलेक्ट करो, वो हमने कर लिया। फिर लिस्ट अटैच करने के लिए आपको जाना पड़ता है डेटा में जाके, ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन, इस पर मैंने क्लिक किया।
अभी तो फ़िलहाल इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है और डेटा वैलिडेशन खोला तो वो कहता है अलाउ एनी वैल्यू है, मतलब खुला खाता है जो मर्ज़ी लिखो। हम कहते हैं नहीं, अलाउ सिर्फ होनी चाहिए एक लिस्ट। कहता है अच्छा लिस्ट का सोर्स क्या है फिर? कहते हैं इक्वल्स टू मंथ्स। इक्वल्स टू लगाना लाजमी है। मंथ्स की स्पेलिंग चेक कर ली तो देखें आप ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे, एक तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर हम लिखें भी तो अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो डेटा एंटर ही नहीं करने देता, ठीक है ना। तो ये भी एक फ़ायदा है कि कभी गलत डेटा एंट्री हो ही नहीं सकती। जब भी आप चाहते हो कि अगर सही डेटा एंट्री करवाना तो आप उस पूरे कॉलम में डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रैक्टिस करके देखें, बड़ी सिंपल सी एक असाइनमेंट है। ये भी अटैचमेंट में मैं लगा देता हूँ साथ में, ताकि अगर आपने देखना हो तो। अच्छा, अगर ये लिस्ट ख़त्म करनी हो तो फिर कैसे ख़त्म होगी? वापस इसी सेल को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन में जाएं और एनी वैल्यू करके वापस ओके कर दें। अभी मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये तेज़ बेसिकली मैंने इसलिए बताया क्योंकि एज सच हमारे पास इस असाइनमेंट में कोई नई चीज़ नहीं है। सम इफ पहले ही हमें पता है, बस एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। लिस्ट अप्लाई करना हमने पहले ही देखा हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन का तरीका डिफरेंट है। बस यही चीज़ें, तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखनी है इस सेशन की, इस मॉड्यूल की लास्ट असाइनमेंट, दैट इज़ एडवांस फ़िल्टर्स। और एडवांस फ़िल्टर्स बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और बड़ी नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन एडवांस फ़िल्टर नहीं यूज़ करते, नॉर्मल फ़िल्टर्स यूज़